जय श्री राम, जय हनुमान। आदरणीय मंच पर उपस्थित हमारे सभी मान्यवर, हमारे आदरणीय ओम बिरला जी के भाई साहब, हमारे राजेश बिरला जी सर और सहकारी बैंक के अध्यक्ष हैं श्रीमती गोस्वामी दीदी और श्रीमती सुनीता दीदी व्यास जो मांझी एक्स उप महापौर रह चुकी हैं, श्रीमती कविता दीदी और जगदीश भाई साहब और 2 कॉरपोरेटर भी यहाँ पर हैं और सभी पदाधिकारी और जितने भी पुरुष वर्ग यहाँ पर बैठे हैं सभी को दिल से प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। मैं अभी दोनों दीदियों का स्पीच सुना, हमारे राजेश भाई साहब का स्पीच सुना, जगदीश भाई साहब ने कहा, जिन्होंने एंकरिंग की जो पदाधिकारी हैं उनका सुना। पर मैं इतनी बात आपको जरूर बता सकती हूँ कि कोटा आने के लिए भी नसीब लगती है और एक सांसद होने के बाद आज मैं कोटा आई हूँ तो सबसे ज्यादा अगर किसी का मैंने दिल से धन्यवाद करना चाहिए तो बिरला साहब का होना, क्योंकि मेरे लिए तो ये क्षेत्र बहुत नया है। मैं बहुत नई इस क्षेत्र में आई हूँ, पॉलिटिक्स में आई हूँ। पॉलिटिक्स क्या है, राजनीति क्या है, मुझे अभी तक समझ नहीं है, पर जन सेवा क्या है उसी आधार पे मैं लोगों की सेवा करके यहाँ तक पहुंची हूँ। और आने के बाद पार्लियामेंट में अगर मुझे किसी ने पहचान दी है तो देश के प्राइम मिनिस्टर को देखकर, जो पिछले 8 वर्षों से और उसके पहले भी जब मुख्यमंत्री वो गुजरात के थे तब भी बहुत सारी प्रेरणा हम लेते रहे हैं, पर प्राइम मिनिस्टर ये देश के बनने के बाद उनके हर विचार जो ग्राउंडेड हैं वो देखकर बहुत सारी प्रेरणा लेकर हम अपने क्षेत्र में अपने लोगों के लिए भी काम कर रहे हैं। पर मैं एक महिला होने के नाते आपको इतना जरूर बता सकती हूँ कि आज पार्लियामेंट के द्वारा माध्यम से अगर मैं हर राज्य में हर महिलाओं के दिल में कहीं ना कहीं स्थान बनाई हूँ, मेरी कष्ट मेरी मेहनत वहां तक पहुंचने के लिए थी। मेरे साथ मेरे जीवन साथी रवि राणा जी की भी थी, पर पार्लियामेंट आने के बाद आदरणीय ओम बिरला साहब ने जो महिलाओं को, आप कोटा में देखते हैं कि महिलाओं को किस तरीके से आदरणीय ओम बिरला जी हमारे सर लोकसभा के चेयरपर्सन जिस तरीके से आपको कोटा में, आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके क्षेत्र में युवाओं को, युवतियों को और महिलाओं को सपोर्ट करते हैं, वैसा ही सपोर्ट हम पार्लियामेंट के अंदर भी हमारे ओम बिरला साहब हम महिलाओं को करते हैं। जब भी हम उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं, नवनीत मैडम, एमपी मैडम, आपको 3 वर्षों में जितना भाषण देने का समय मिला है, मुझे 3 वर्षों का भी उदाहरण नहीं ले सकता हूं, पूरे 5 साल में भी मुझे इससे 50% बोलने का समय ये पार्लियामेंट में कभी किसी ने नहीं दिया। नए लोगों को चांस देना, महिलाओं को एक्टिव रखना, खुद महिलाओं को बुला के बोलते हैं, आप अभी तक एक भी स्पीच आपने पार्लियामेंट में दी नहीं है, आप अपने क्षेत्र का मुद्दा यहाँ पे रखिए। अधिकारियों को पता लगना चाहिए आपके क्षेत्र के मुद्दे क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं, आपके क्षेत्र के लोगों को पता लगना चाहिए कि आप उनके रिप्रेजेंटेटिव हो, आप पार्लियामेंट में किस तरीके से आपकी आवाज रखते हैं। ये पहली बार ऐसे लोकसभा जो स्पीकर है हमारे चेयरपर्सन ओम बिरला साहब, ऐसे पहले चेयरपर्सन बने हैं जो को भी, महिलाओं को भी वो रिप्रेजेंटेटिव अगर कोई है जो भावना समझ सकता है, जो आपकी मेहनत समझ सकता है, वो हमारे बिरला साहब है। इससे अच्छा कोई व्यक्ति ये क्षेत्र को रिप्रेजेंट करने के लिए, मैंने जो समझा है 3 वर्षों में, नहीं तो हम जैसे नए लोग अगर पार्लियामेंट में जाते हैं तो शायद हमें मौका नहीं मिलता है। पार्टी के लीडर बोलते हैं या सीनियर लीडर्स बात करते हैं या डिबेट में वो पार्टिसिपेट करते हैं, अगर मौका ही नहीं मिलेगा तो आपका टैलेंट कहाँ से पता लगेगा। अगर बिरला साहब ने मुझे मौका नहीं दिया होता तो शायद मेरा भी टैलेंट पूरे देश में पता नहीं। हाँ, मेरे क्षेत्र में, मेरे क्षेत्र के लोगों को महिला शक्ति क्या है, 2014 में मोदी जी की लहर थी, पर 2019 में सुनामी थी। उस सुनामी में अगर एक महिला चुन के आती है तो मुझे लगता है महिला की ईमानदारी और उसकी मेहनत, अगर कोई भी महिला किसी भी क्षेत्र में अगर उतनी ईमानदारी से काम करती, 2014 में मेरा पराभव हुआ, मैं हार गई थी, बहुत कम वोटों से मेरा पराभव हुआ 2014 में, पर मैंने थमना नहीं सीखा, मैंने अपने आप को रोक नहीं लगाई कि मैं हार गई हूं तो मैंने घर बैठ जाना चाहिए, मैं बाकी काम करना चाहिए। नहीं,
अगर मैंने 14 तक 11 में मेरी शादी हुई, 2 वर्षों में उसमें एक बेटी हुई, उसके टाइम जितना पीरियड मुझे मिला, 2200 गांव है मेरे क्षेत्र में, उसके साथ कॉरपोरेशन एरिया है, 8 से 10 लाख जनसंख्या मेरे क्षेत्र में शहर में आती है और बाकी पूरे ग्रामीण में आती है। अगर हर गांव में 16 घंटे खून का पानी कर कर आज मैं अपक्ष निर्दलीय सांसद बन के ये पार्लियामेंट में आई हूँ। और जिस महाराष्ट्र में मैं जन्मी पली हूँ, उस महाराष्ट्र की मराठी लैंग्वेज भी मुझे नहीं पता थी, शादी के बाद मैंने सीखा है। मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, अगर महिलाओं ने जिद रखी तो मुझे लगता है ये जग में ऐसी कोई चीज नहीं है जो महिला कर नहीं सकती है। सिर्फ विश्वास खुद पे निर्माण करना सीखो, डोमिनेट होना भी नहीं और डोमिनेट करना भी नहीं, पर अपनी सक्षमता, अपना टैलेंट हमने किसी के सामने दबने नहीं देना चाहिए, उसकी कोशिश हम सभी महिलाओं ने करना चाहिए। मुझसे ज्यादा अनुभवी यहाँ पर बैठे हैं, एक उप महापौर यहाँ पे बैठे हैं, हमारे बिरला साहब के बड़े भाई साहब यहाँ पर बैठे हैं, पर मैं आपको एक जरूर बोल सकती हूँ कि अभी हमारी दीदी ने कहा आपको क्रॉस नहीं, पर मैं जो मानती हूं पुरुष हमें दबाता नहीं है। जब तक हम पुरुष के सामने अपनी टैलेंट नहीं रखेंगे, मैं क्या कर सकती हूं, मैं कितनी कैपेसिटी रखती हूं, कितना कैलिबर मुझ में है, मैं क्या कर सकती हूँ, अगर वो आप अपने जीवन साथी के सामने नहीं रखेंगे तो शायद वो भी आपको सपोर्ट करने के लिए सक्षम नहीं बन पाएंगे। अगर आप में कुछ बात दिखेगी तभी तो वो आपका साथ देंगे। मुझे लगता है रवि राणा जी ने, जब मैं पहली बार हारी तो मैंने यही कहा कि मैं घर पे बैठती हूँ, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, ये मेरा क्षेत्र नहीं है, क्योंकि लोगों ने मुझे नकारा है। तो तब रवि जी ने कहा आपको लोगों ने नकारा नहीं, मोदी जी को ज्यादा दिल से अपनाया, इसलिए आपका पराभव हुआ, ये आपकी गलती नहीं, ये देश में इतने वर्षों से जो कमतरता देश के विकास में थी उसके विरोध में ये लहर चली, इसलिए आपका पराभव हुआ। नवनीत राणा लोगों को अगर पसंद नहीं होती तो उस मोदी वेव में 4.25 लाख वोट तब भी मैंने लिए नहीं होते। और निर्दलीय रहने के बाद जब मैं मोदी जी को पहली बार मिली, रवि जी, तो उन्होंने मुझे यही पूछा कि आओ राणा जी, लड़वइये राणा जी। हमें भी प्राउड फील हुआ कि मेरे इतने वेव में आप चुन के कैसे आए। मैंने उनसे एक ही बात की, क्योंकि मेरे क्षेत्र में एक विधानसभा क्षेत्र सर वो आदिवासी लोगों को आता है। मैंने कहा आप जिस तरीके से पूरे देश के हित में काम कर रहे थे, हर जगह पहुंच रहे थे, उसी तरीके से मैंने मेरे जिले के हर गांव में, हर गली में, हर परिवार में मैं पहुंचकर अपनी पहचान, अपना विजन, अपनी सोच लोगों के सामने रखी। इसलिए शायद अमरावती में आपकी हवा थोड़ी कम पहुंची सर, इसलिए मैं जीत पाई। और मैं भगवान को यही प्रार्थना करती थी कि मैं बोली कि 2014 में मोदी जी की रैली मेरे क्षेत्र में हुई और उससे मेरे कुछ वोटों से मेरा पराभव हुआ। मैं सिर्फ 2 ही चीजों के लिए प्रार्थना करती थी, एक तो मुझे लड़ने की ताकत देना और दूसरा मोदी जी को मेरे अमरावती में आने मत देना। जितने मार्जिन से मैं चुन के आई हूं उतने मार्जिन से मेरा पराभव हो जाता, इतना श्योर था। तो जब मैंने मोदी जी को ये कहा, सिर्फ यही 2 चीजें मैं भगवान सामने प्रार्थना करती थी। एक युवा हूं, नहीं तो 27-28 साल में 2014 में कंटेस्ट किया, पराभव हुआ। हम अपने बच्चों को बहुत पैम्पर्ड करते हैं कि नहीं बच्चा है, छोटी है, शादी होने के बाद भी। तो जब 6 महीने की बच्ची, 2 महीने की, 1.25 महीने होने के पहले ही बच्चे को हाथ में लेके गाड़ी में रखकर मैं प्रचार करती थी। उस समय भी लड़ी मैं, 1.25 महीना होने के था ही मेरे बच्चों को, तब भी मैं गांव-गांव घूम के वहां तक संघर्ष किया मैंने। संघर्ष के बाद ही आपको सफलता मिलती है। अगर इजी पाना अगर आपने जिंदगी में सीख लिया, हर चीज इजी नहीं आती है, फिर तो चीजें होंगी। अब ये हनुमान चालीसा पढ़ने पे महाराष्ट्र में जिस तरीके से मुझ पे, रवि राणा जी पे जो पीड़ा हम लोगों को, ये एक आम महिलाओं को मैं आपको पूछ के देखती हूँ, हम अपने सपने में भी कभी जेल और लॉकअप का विचार नहीं आता हम लोगों को। हमने सिर्फ कहा था कि हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, और उसके लिए बहुत सारे कारण हैं कि मेरे महाराष्ट्र में जिस तरीके से जो विचारधाराओं से बीजेपी के साथ अलायंस करके मोदी जी के बड़े बैनर लगा के मोदी जी के नाम पे जिस पार्टी ने सत्ता हासिल की, जिस पक्ष ने सत्ता पे अपना मुख्यमंत्री बिठाया, उनको दिखाने के लिए कि आप अपने विचारों को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ आए हैं। और मेरे महाराष्ट्र में आज
किसानों की परिस्थिति बहुत खराब है, हमारे महाराष्ट्र में बेरोजगारी बहुत बड़ी है। उसके अगेंस्ट मैंने कहा कि संकट मोचन को इतना ही हाथ जोड़ के कहा कि हे भगवान ये संकट हमारे महाराष्ट्र से दूर कर, क्योंकि संकट मोचन का हम तभी याद करते हैं जब हम पे संकट आता है, और मेरा महाराष्ट्र ये मेरा परिवार है। वो सोच के मैंने कहा कि मुख्यमंत्री ये संकट मोचन को याद करें और अपने मातोश्री के घर पर वो हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर वो नहीं करते हैं तो उनके घर के बाहर जाकर हम रवि जी और मैं जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करके संकट मोचन को प्रार्थना करेंगे कि यह संकट जल्द से जल्द दूर हो। सिर्फ अनाउंस करने के बाद देशद्रोह लग जाता है, जैसे पूरी दुनिया ने देखा। देशद्रोह का मतलब ही समझा नहीं लोगों को, देशद्रोह होता क्या है। हनुमान चालीसा पढ़ने वाला या राम का नाम लेने वाला अगर देशद्रोह ये देश में हो जाता है तो हमारा हिंदुस्तान ही नहीं बनेगा, फिर तो ये और पाकिस्तान में शामिल हो जाएगा। इस तरीके की आवाज जब पूरे देश में हुई और 14 दिन मुझे जेल में रखा गया, लॉकअप में जिस तरीके से ट्रीटमेंट की गई, 6-7 घंटा लॉकअप में मुझे खड़ा किया गया, वॉशरूम के लिए अलाउड नहीं किया गया। जेल में जब हम थे तो हमें पानी के लिए 100 आवाज देने के बाद वॉशरूम जाने के पानी के लिए भी इन्होंने अलाउड नहीं किया। इतना व्यवहार इस तरीके से मेरे साथ किया गया। तो मुझे लगता है पर हम इतने कमजोर नहीं हैं। जब मैं जेल से निकली भी तब हनुमान चालीसा लेकर ही निकली, और जेल में भी मैंने हर रोज 101 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया और अपनी शक्ति को कमजोर होने नहीं दिया। और मैं आप लोगों को भी विनती करती हूँ, सभी महिलाएं यहाँ पर है, आप लोगों को एक विनती जरूर करूंगी, राजेश भाई साहब आपके सामने करूंगी, आप बहुत सीनियर हैं, हमसे बड़े हैं, पर राजस्थान में भी अगर बेरोजगारी है, अगर अत्याचार महिलाओं पे राजस्थान में पिछले कुछ दिनों में बहुत ज्यादा बढ़ी है, किसानों की परिस्थिति अच्छी नहीं है, महिलाओं को सपोर्ट नहीं किया जा रहा है, तो राजस्थान के भी मुख्यमंत्री के घर के निवास के बाहर जाकर आप सभी महिलाओं ने हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और ये संकट दूर होना चाहिए राजस्थान से। उसके लिए भी आप लोगों ने प्रार्थना करनी चाहिए। मैं आप लोगों को इतनी विनती करूंगी, अगर आपको जरूरत है तो मैं आपके साथ भी खड़ी रहूंगी। मैंने दिल्ली में भी हनुमान चालीसा का पाठ किया रवि जी, हमने मेरे महाराष्ट्र में जिस तरीके से अत्याचार, और वो कहते हैं मुख्यमंत्री हमारे महाराष्ट्र के, अगर हनुमान चालीसा पढ़ना है तो कश्मीर में जाके पढ़िए। कश्मीर हमारे देश का अंग नहीं है क्या? कश्मीर हमारा ही है ना, हमारा अधिकार नहीं क्या कश्मीर में जाके हनुमान चालीसा पढ़ना? मैंने उन्हें यही कहा, आपका आह्वान मैंने स्वीकारा है। बहुत नई हूं मैं, महिला शक्ति का उन्हें अंदाज आ गया है। जिस तरीके से पूरे देश की महिलाओं ने एक तरफ रहकर मुझे समर्थन किया, मेरा सपोर्ट किया, वो अंदाज उन्हें पड़ गया। इसलिए कहते हैं महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पढ़ना नहीं है, पढ़ना है तो कश्मीर में जाके पढ़िए। तो मैंने उन्हें कहा कि मैं तुम्हारा आह्वान स्वीकारती हूं, आप अपनी विचारों से बाजू नहीं हटे, आप ये प्रूव कीजिए। और मातोश्री में आप जिस दिन हनुमान चालीसा पढ़ेंगे उस दिन मैं आपको बताऊंगी कश्मीर किस दिन जाऊंगी और कौन से तारीख को मैं हनुमान चालीसा का पाठ ये कश्मीर में करूंगी। महिलाओं ने एक चीज और याद रखनी चाहिए। दीदी ने कहा कि हम पुरुष डोमिनेटिंग वर्ल्ड में हम हैं पुरुष डोमिनेटिंग वर्ल्ड में हैं, पर पुरुषों से जितनी लड़ाई हमारी नहीं है उतनी महिलाओं से महिलाओं की लड़ाई है। ये कब समझेंगे हम? एक मेंढक की बहुत अच्छी कहावत है, एक कुएं में सभी मेंढक होते हैं, आजू बाजू बहुत सारी भीड़ लगी होती है, और उसमें एक मेंढक ऊपर निकलने की कोशिश करता है कि अपनी जान बचाना है, मुझे ऊपर जाना है, आगे बढ़ना है। तो वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है, पर दूसरा मेंढक उसके मुंह से निकाल के उसको पीछे खींच लेता है। उसमें एक मेंढक निकल जाता है। कैसे निकलता होगा? क्योंकि वो बहरा होता है, वो किसी की बातों में। मैं भी आज हूं एक MP करके, मैं आपको बता सकती हूँ जितनी नेगेटिविटी बातें होती हैं मैं सब बाजू में रख देती हूँ, पर पॉजिटिव को लेके आगे सीखने की मंशा जरूर रखती हूँ। तो मुझे लगता है नेगेटिविटी को पीछे छोड़ देना चाहिए। पुरुष अगर नहीं होते तो शायद रात में 2:45 बजे एक सांसद को इतनी सारी महिलाएं स्टेशन पे लेने नहीं आते। अगर पुरुष आपको सपोर्ट नहीं करते तो शायद आज हम इस मंच पे भी खड़े नहीं रहते। आज आदरणीय प्राइम मिनिस्टर जी जिस तरीके से महिलाओं के अगर नंबर्स आप पार्लियामेंट में देखेंगे, जिस तरीके से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट महिलाएं
सदस्य इस टर्म में जो जीत के आई हैं, अगर उनको प्रोत्साहन किसी ने किया तो देश के प्राइम मिनिस्टर हमारे मोदी जी ने ही किया है। उनके लिए जितनी योजना बेस्ट टू बेस्ट लाती हैं, अभी 70 साल का खड्डा पूरा करने के लिए 10 साल तो हमें लगेंगे, 15 साल की नहीं लगेंगे। इतने सालों की कमतरता अगर हमें पूरी करनी है तो उसके लिए कुछ समय हमें जरूर, जो देश के हित में बात करता है, देश के लिए काम करता है। मुझे बताइए प्राइम मिनिस्टर जी को क्या जरूरत है? ना ही कुछ परिवार में पीछे कोई रह गया है, ना ही उन्होंने कोई जीवन अपना देखा है, किसी के लिए संपत्ति जमा करनी है या किसी के लिए कुछ जमा करना है। वो जो भी करेंगे देश के हित में और देश के लोगों के लिए करेंगे, किसी के लिए नहीं कर रहे। आज जब उनके सुबह हम देखते हैं गुजरात में प्रोग्राम है, तो सबसे पहले अपने माता श्री के दर्शन करने जाते हैं, उनके पैर धोकर आंखों पे लगाते हैं। मुझे बताइए, आज वो प्राइम मिनिस्टर, आज भी ऐसे लोग हमारे देश के, और प्राइम मिनिस्टर पद में बैठने के बाद नहीं तो कुछ बच्चों को देखिए यूएस में जाके बोलते हैं नहीं नहीं हमारे पास समय नहीं है, माता को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिए। पर ऐसे भी प्रेरणा देने वाले हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं जो 100 साल पूरे होने पे अपने माता श्री के पैर धोकर अपनी आंखों पे लगाकर उनका आशीर्वाद आज भी लेते हैं। तो मुझे लगता है ये सभी युवकों के अंदर भी हम सभी महिलाओं ने देना चाहिए। हम महिलाएं क्या करती हैं, हमारी बच्चों को क्या सिखाते हैं? मुझे नहीं मिला इसलिए मेरे बच्चों को मिलना चाहिए, मैं नहीं कर सकी इसलिए उसने करना चाहिए। नहीं, अगर आप लड़ने की आंख से उसे शुरुआत नहीं कराओगे। 8वीं से मैं काम करती हूँ, 8th स्टैंडर्ड में थी मैं। अगर मैं आज 32, 33, 34 साल में अगर मैं सांसद बनी हूं तो मेरा इतने साल का संघर्ष जब हमें समझता नहीं, तब से मैंने अपनी लाइफ की शुरुआत 8th स्टैंडर्ड में, किसी बच्चों को कुछ समझता नहीं, तब से मैंने मेरे करियर की शुरुआत की है। तब जाके ये उम्र में मैं आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर आपके सामने खड़ी हूँ। तो संघर्ष करना सीखना चाहिए, सिखाना भी चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं जो आपके सामने, जैसे बिरला साहब है हमारे, आज देश के स्पीकर हैं, पर उनके स्वभाव में एक भी एटीट्यूड, एक भी क्षण का एरोगेंसी कि मैं इतना बड़ा हूं या इतने बड़े पोस्ट में, इतनी नम्रता से आपकी बात सुनेंगे, इतनी नम्रता से आपके साथ रहेंगे। आपको कभी कभी भूल पड़ जाता होगा कि शायद ये इस देश के स्पीकर हैं कि नहीं है करके, क्योंकि वो एटीट्यूड उनके अंदर नहीं दिखाई देता है। तो मुझे लगता है ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। साल का बच्चा भी अगर वो बोलना सीखता है तो वो मेरा नाम नवनीत राणा हमारी भाभी करके बोल सकता है। इतना डेडिकेशन मैंने किया है। और उसके पीछे अगर सबसे बड़ा, क्योंकि मेरी जो टैलेंट है, मैं क्या कर सकती हूँ, अगर इसके पीछे सबसे ज्यादा माँ बाप तो पेरेंट्स तो हैं ही। पेरेंट्स ने मुझे जो सीख दी है, मुझे जो काम करने की आज़ादी दी थी, वो काम करने के बाद, शादी के बाद तो मेरी मेंटली, मैं आपको बता देती हूँ, रवि जी को भी बहुत बार बताया है मैंने कि मैंने ये डिसाइड किया था, आजकल की लड़कियां वो डिसाइड नहीं करती हैं। मैंने यही सोच के रखा था, राजेश भाई साहब जी, मैंने 12 साल इंडस्ट्री में काम किया है, करीबन 24 फिल्मों में, साउथ इंडियन और पंजाबी फिल्मों में मैंने काम किया। उसके बाद में 23-24 साल में तो शादी कर ली, क्योंकि 8वीं से काम करती तो सबको लगता था बहुत बड़ी हो गई हूँ, शादी हो जानी चाहिए। और तब मैंने डिसाइड किया शादी मैं तब करूंगी, क्योंकि कमाने इस उम्र से लग गई थी जब मुझे पैसे का इंपॉर्टेंस पता नहीं था, तब से मैंने पैसे हाथ में देखे हुए हैं। तो उसके बाद जब शादी करने का सोचा, तब एक चीज पहले सबसे सोची, शादी मैं तब करूंगी जब मैं कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर बन जाऊंगी, जब सुनने की क्षमता होगी तभी मैं शादी करूंगी। क्योंकि आजकल की इंडिपेंडेंट जो लड़कियां हैं वो यही बोलती हैं कि मैं तो खुद कमाती हूँ, मैं खुद अपने पैर पे खड़ी हूँ, मैं तो आत्मनिर्भर, मैं खुद से सब चीज कर सकती हूँ, तो मैंने किसकी क्यों सुननी है। अगर ये चीज अगर हमारे में आ गई तो हमारा परिवार, हमारा संसार कभी नहीं रह सकता। और उस दिन ही मैंने सोचा कि शादी ही तब करूंगी जब मैं 100% डेडिकेटेड मेरी फैमिली के रहूंगी। अगर वो बोलेंगे घर में रहना है तो घर में रहकर अपना संसार अच्छे से चलाऊंगी, तब मैं महिलाएं कहलाऊंगी। तो मुझे लगता है मेरे फैमिली ने, एक तो माता ने जन्म दिया, दूसरी ने जीवन दान दिया, वो मेरी सासू माँ। अगर आप परिवार को, आपकी लाइफ में कभी सक्सेस नहीं मिल पाएगा। परिवार का आशीर्वाद बहुत ज्यादा जरूरी है अपने लाइफ में। मेरे लिए तो मेरे साथ में बहुत बड़ा सपोर्ट मेरी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ। मेरे फादर इन लॉ तो जब मैं रात में स्पीच देके 12 बजे भी जाती हूँ
तो वो लोगों के बीच में खड़े होके मेरी स्पीच सुनकर घर पे आके बताते हैं बेटा यहाँ अच्छा था, यहाँ कमतरता थी। तो मुझे लगता है ऐसे पेरेंट्स में प्यार बनाना भी या हमारे यंगस्टर्स का आज। पर मैं आप लोगों को जितनी महिलाएं रात में आई मुझे लेने के लिए, किसी के बच्चे ने कहा, किसी के हस्बैंड ने कहा, सभी ने मुझे कहा कि मेरे बच्चों ने कहा कि मैडम को लेने जरूर जाना है। तो महिलाएं थोड़ी सी रात में, हम थोड़ी सी अपनी लिमिटेशंस के द्वारा रात में घर से निकलना हमेशा हर महिला टालती है, आप नहीं, मैं भी टालती हूँ। हमारी संस्कृति बहुत कुछ हमें सिखाती है और उसी तरीके से हमारे भारत के हर नागरिक उसे लेके चलती है। पर मैं आप लोगों के कष्ट के लिए, मेहनत के लिए इतना कहूंगी, कोई भी क्षेत्र रहा, अगर आपका डेडिकेशन, आपकी ईमानदारी उस क्षेत्र के प्रति अगर अच्छी है तो आपको रोकने वाला कोई भी नहीं है। जिसने भी, ये प्रैक्टिकली बात बहुत जरूरी है, मैं महिला अकेली बहुत कुछ कर सकती हूं पर पुरुष के बिना मैं भी अकेली कुछ नहीं कर सकती। ये बात जिसने समझी वही आगे बढ़ सकता है। पुरुष हमारी परछाई के जैसा हमारे साथ हमेशा हमारे पीछे खड़ा रहता है। आज की इंडिपेंडेंट लड़कियां बहुत ज्यादा सपनों में रहती हैं कि नहीं पैसा ही सब कुछ है, पैसा बहुत कुछ है, मैं भी मानती हूं, पर परिवार और जीवन साथी उससे बहुत ज्यादा है, जिसे लेकर हमने अपनी जिंदगी में काम करना चाहिए। सर मैं आपको बताती हूँ, बहुत विरोधक हैं जो मेरे क्षेत्र में, जिनको हमने डिफीट किया सर, वो 5-6 टाइम के एमपी थे। वो अटल जी के टाइम पे मंत्री रह चुके हैं केंद्र में। उनके सामने उनके बच्चे से भी उम्र कम है मेरी, उनके बेटे की भी उम्र से कम की उम्र है मेरी, पर जब लड़ी मैं तो अपनी लेवल कभी नहीं छोड़ी, अपनी मर्यादा मैंने कभी नहीं छोड़ी। उनके उम्र का हमेशा लिहाज करा, उनके कर्तव्यों का, कामों का हमेशा निषेध किया, पर मेरी संस्कृति को कहीं पर भी नीचे के स्तर पर मैंने जाने नहीं दी। मैंने हमेशा हमारे बुजुर्ग, हमारे बड़े, हमारे आदरणीय करके उनको हमेशा स्टेज पे बोला यस। उनके कामों का विरोध जरूर किया पर मेरी संस्कृति का नहीं किया उन्होंने। तो ये चीजें हमेशा याद रखनी चाहिए। काम के चक्कर में अपनी संस्कृति, अपनी महिला होने का प्राइड ये कहीं मिस नहीं होना देना चाहिए। महिला बचाओ, बेटी पढ़ाओ का जब नारा लगा और महिला दिवस पे जब हमें सर ने टाइम दिया संसद में, मैंने कहा कि मैं मेरे परिवार में अनवांटेड चाइल्ड हूं। यस, क्योंकि ऑलरेडी बड़ी बहन थी, बेटा चाहिए था, मैं ऐसी थी। ये आप लोगों के साथ इसके लिए शेयर करना चाहती हूँ कि ये चीजें बहुत समझना जरूरी है। जो अनवांटेड चाइल्ड था मेरे पूरे परिवार में, आज वो अनवांटेड चाइल्ड ने नाम बना दिया परिवार का, जिसके लिए हॉस्पिटल तक पहुंच गए पर डॉक्टर का एक्सीडेंट हो गया करके मैं बच गई। तो ये चीजें बहुत जरूरी है। महिला जब प्रेगनेंसी में मां रहती है तब से हम संघर्ष करते हैं और आखिरी सांस तक हमें संघर्ष का सामना करना पड़ता है। तो ये चीज हमेशा याद रखना कि आज मैंने ये हासिल कर लिया तो कल संघर्ष खत्म हो गया, नहीं। आज अगर मैं ये पद पे हूं तो भी मेरा संघर्ष इस पद को स्टेबल करने के लिए ऐसा ही रहेगा। और महिला ने महिला की शक्ति बनना चाहिए, ना कि महिला ने महिला की कमजोरी बनना चाहिए। महिलाओं को देखकर महिलाओं ने अपने आप की स्ट्रेंथ दिखानी चाहिए कि महिला आई मतलब मैं शक्तिवान बन गई, मेरे में शक्ति आ गई। नहीं तो ये ना हो कि महिला ने क्या पहना, महिला ने डायमंड पहना, कि महिला ने शिफॉन पहनी, कि महिला ने सिंथेटिक पहना, कि महिला ने कौन सा फोन यूज किया, इस चीज पे चर्चा ना होते हुए मैं नहीं कर पाती हूं, अगर मैं कुछ नहीं कर सकती हूं, अगर वो महिला करती है तो उसे उसकी सीढ़ी बनना चाहिए, ना कि उसकी सीढ़ी तोड़नी चाहिए। ये चीजें अगर कोई सीख के अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करता है तो मुझे लगता है महिलाओं को हम वो स्थान पे जरूर दे सकती हैं। हमारी दीदी ने कहा कि हम आसमान तक पहुंच गए, चांद तक पहुंच गए, और धरती में भी आज भी महिलाएं बराबर है। बस नहीं, महिला कुछ नहीं कर सकती। अभी पुरुषों ने बोलना बंद कर दिया, अब डरने लग गए महिलाओं से। अब ऐसी बात रह ही नहीं गई है, क्योंकि जिस तरीके से हम लड़ रहे हैं, जिस तरीके से हम अपने क्षेत्रों में अपना नाम का झंडा लगा रहे हैं, और जिस तरीके से क्या हमारी राजस्थान की महिलाएं, हमारी कोटा की महिलाएं,
एकदम आती हैं तो पता लगता है कि हमारे क्षेत्र की महिलाएं कुछ तो बात कर रहे हैं। आप लोगों के लिए इतना ही कहूंगी, लड़ना सीखिए पर अपनी संस्कृति छोड़ के नहीं। लड़ना है, आगे बढ़ना है और समाज के प्रति बहुत कुछ देना है। समाज ने हमें क्या दिया है वो कभी हम गिनती में नहीं बता सकते, पर समाज को हम क्या देंगे, जिस दिन आप गिनने बैठ जाओगे उस दिन आपको समझ में आएगा कि 1% भी हमने समाज को दिया नहीं है। वो सोच लानी बहुत जरूरी है। मैं आप लोगों को इतना ही कहूंगी। रवि जी आणखीन काय आहे? आता तुम्ही महाराष्ट्र से लोक आहे, 2-3 इथे बसलेले। मेरे सभी पुरुष भाइयों को मैं इतना ही कहूंगी कि आप कोटा से बिलोंग करते हैं, मेरा नसीब मैं यहाँ पर आई हूँ। आप लोगों का दिल से मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। पर महाराष्ट्र में अगर आप हमारी राजनीति देखोगे, हम तो अपक्ष हैं, इंडिपेंडेंट लोग हैं, विधायक हैं, तीसरे टाइम के विधायक हैं, सीनियर विधायक हैं महाराष्ट्र के। और मैं तो 3 साल हुई हूँ, मैं तो बहुत जूनियर हूँ, मैंने तो अभी चलना भी शुरू नहीं किया राजनीति में। इस स्तर पे, इस लेवल पे मैं हूँ, पर जिस तरीके से मैं लड़ती हूँ, जिस तरीके से मैं अपनी आवाज रखती हूँ, और वहां पर 1 वर्सेस ऑल हो जाते हैं, हम अकेले और हमारे विरोध में सब। पर मेरी ईमानदारी मेरे लोगों के प्रति हमेशा उसी डेडिकेशन के साथ रहेगी। 1 वर्सेस ऑल भी रहे, जितना भी विरोध करना वो कर लें, पर मैं अपनी ताकत, अपनी मजबूती और अपनी ईमानदारी मेरे लोगों के प्रति कभी पीछे हटने नहीं दूंगी। उसके लिए भले 14 दिन नहीं, और जिस वजह से मुझे 14 दिन जेल में डाला गया, मैंने उन्हें जेल से बाहर आने के बाद एक ही आह्वान किया, 14 दिन मेरी शक्ति को कम करने के लिए। 14 दिन आपको पूरे नहीं पड़ेंगे, 14 साल भी मुझे अंदर आप डालोगे तो हनुमान चालीसा पढ़ना और श्री राम का नाम लेने से मुझे कोई पीछे नहीं हटा सकता। मैं खुले राम। तो मुख्यमंत्री को आह्वान देने के लिए बहुत बड़ी ताकत लगती है। हम बहुत छोटे लोग हैं, बहुत ईमानदारी से काम करते हैं और बहुत ईमानदार हैं। मुझे लगता है अगर हम करप्टेड होते तो आज तक हम दूसरे केस में मुख्यमंत्री हमें जेल में डाल देते। अगर ईमानदारी है, रवि जी ने ऐसा संघर्ष जीवन में किया है, उन्होंने किया। अपनी पिछली पुरानी चीजें कभी जिंदगी में भूलना नहीं चाहिए। अगर जो पुरानी चीजें भूलता है उसे भगवान भी उस प्रेजेंट चीजों को भुला के फिर पीछे ले जाता है। तो मुझे लगता है अपनी ईमानदारी, और हमारे कोटा के हमारे ओम बिरला साहब, हमारे राजीव जी जो हमारे परिवार जैसे सदस्य हैं, जिनके घर के फंक्शन के लिए आज मैं यहाँ पर आई, उनके बिहाफ में आप लोगों से मुलाकात हुई है। आप लोगों को आपके भविष्य के लिए कोई महामंत्री बने, कोई जिला अध्यक्ष बने, कोई जिला परिषद के अध्यक्ष बने, कोई एमएलए बने, कोई जिला परिषद सदस्य बने, कोई आगे और बड़ी पोस्ट पे जाए। जगदीश भाई साहब हैं। मैं आप लोगों को सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ, डेडिकेशन की वजह से मैं यहाँ पर हूँ। आप तो एक पार्टी के नाम पे पदों पे बैठे हैं, सिर्फ थोड़ी सी मेहनत, डेडिकेशन कीजिए, आपको जो चाहिए आप जीवन में वो बन सकते हैं। इतनी भी श्योरिटी आपको दे सकती हूँ। हर चीज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन लाइफ। सिर्फ मैंने सोचना चाहिए, बस इतना ही आप लोगों से कहूंगी। और रोटरी क्लब के चैम्बर में आज हमारा यहाँ पे कार्यक्रम रखा है, उनका भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। रोटरी क्लब के सभी लोग हमारे अमरावती क्षेत्र में भी बहुत अच्छे से काम करते हैं। आम लोगों के बीच में वो हमेशा रहते हैं, उनकी मदद करते हैं। छोटे छोटे घर से लेकर उनके हॉस्पिटल्स के नीड से लेकर महिलाओं को, विधवाओं को सपोर्ट करने से लेकर 8वीं में जब मैंने काम करने शुरू किया तब से लेके अब तक 30% मेरी कमाई का मैं हमेशा विधवा महिलाओं को मदद करती हूँ। और जितने भी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स नहीं है, उनको भी शिक्षण में छोटे बच्चे जो रहते हैं उन्हें मदद करती हूँ। जब मदद करना शुरू की थी तब मुझे खुद को समझ नहीं थी कि क्या है करती, तब से आज तक कंटिन्यू मैं मदद करती हूँ। और जितने भी शहीद होते हैं हमारे जवान बॉर्डर पे, मेरी जितनी भी मानदान हमें सरकार के तरफ से मिलता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के बाद, वो सरकारी पैसा एक भी खुद के पर्सनल यूज के लिए कभी नहीं ली जाती है। क्या तो ऐसे कई परिवार हैं जिनको सरकार का योजना का लाभ हम नहीं दे सकते हैं, ऐसे परिवारों को मैंने घर बना के दिया है। और जो परिवार के मुखिया जो बॉर्डर पे हमारे सैनिक शहीद हुए हैं, उनके परिवार को, उनके बच्चों के भविष्य के लिए उनको पैसे की मदद करके मैं वो पैसे का यूज
सिर्फ इन कार्यों के लिए करती हूँ, ना कि मैं खुद के पर्सनल कार्यों के लिए करती हूँ। तो ये सब योगदान, आप किस दिन आप किससे कैसे मिले थे वो लोग याद नहीं रखते हैं, आपने मिलने के समय क्या पहना था वो लोग याद नहीं रखते हैं, आपने किस तरीके से वो व्यक्ति के साथ व्यवहार किया था आपको लोग उस तरीके से पहचानते हैं। तो वो चीज रखना बहुत जरूरी है। और बस इतना ही कहूंगी, आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, आपके बीच में आप लोगों के साथ मिलने का मौका दिया, हमारे बिरला साहब को, जो मेरे बहुत ही, एक तो होता है रवि जी मैं नहीं मानते तुम्हारा, एक होता है कि पद के सामने झुकना और एक होता है कि उस व्यक्ति का रिस्पेक्ट करके झुकना। उसमें हमारे ओम बिरला साहब आते हैं कि रिस्पेक्ट से उनके सामने अपने आप अपनी गर्दन झुक के उनका नमस्कार करके उनका आशीर्वाद लेते हैं। वैसे हमारे ओम बिरला साहब हैं, आपका नसीब है कि ओम बिरला साहब हमारे कोटा के स्पीकर भी है और पार्लियामेंट भी है यहाँ से। बस इतना ही कहूंगी और बहुत बहुत धन्यवाद सभी का करूंगी। थैंक यू सो मच।